Good afternoon class. Today we will discuss about the solution of class test and also about resonance and dipole moment. Okay students, हम लोग कल के क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और दो टॉपिक हैं हमारे, रेजोनेंस और डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम रेजोनेंस और डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझें. जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चूँकि ये आपके ऑर्गेनिक पोर्शन में भी इम्पॉर्टेंट है, तो अब उसको वहाँ पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, कई बार ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि जो सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इसमें क्या देखा गया कि अगर मान लीजिए हम लोग कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए हम O3 ही ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ओजोन. तो जब ओजोन का एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया तो एंगल उसमें बॉन्ड एंगल 148 पिकोमीटर भी दिख रहा था, 121 पिकोमीटर भी दिख रहा था. तो इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया. अब रेजोनेंस कर क्या रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको दो तरह की बॉन्ड दिख रही है, सिंगल डबल. यहाँ पे भी आपको दो तरह की बॉन्ड दिख रही है, सिंगल डबल, ठीक है. मॉलिक्यूल आपका सेम है, दैट इज़ O3. और यहाँ पे आपको एक हेडेड एरो दिख रही है जो कि दोनों तरफ से हेडेड है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि सिंगल बॉन्ड जो है, आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे 148 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ भी दिख रहा है और 121 पिकोमीटर भी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंपाउंड्स का हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग हो नहीं पा रही थी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया रेजोनेंस का. और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि व्हेनेवर अ सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, a number of structure with similar energy, position of nuclei and so on are taken as the canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately. मतलब स्टूडेंट्स, जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. और ये फाइनली जो आपको दिख रहा है, इसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, कि इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है, ठीक है. ये पाया कैसे जाता है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीधे क्या कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं दो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, O3 मॉलिक्यूल का है, ठीक है. तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में जो बता दें, मतलब तीसरा स्ट्रक्चर, ये आप 3 एरो से ऐसे दिखाएंगे, 3 एरो से ऐसे दिखाएं, मतलब इन दोनों को रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ओवरऑल कैसे दिखा सकते हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको ओवरऑल दिखा सकते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, या हम इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ क्यों, क्योंकि जब दोनों स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, तो जो O सिंगल बॉन्ड O है और O डबल बॉन्ड O है, ठीक है. नॉर्मली जो देखा गया कि O सिंगल बॉन्ड O 148 पिकोमीटर है और O डबल बॉन्ड O 121 पिकोमीटर है. एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट्स, जब डिटरमाइन किया गया ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ O3 मॉलिक्यूल में, तो ये निकल के आया 128 पिकोमीटर, जो कि ये स्ट्रक्चर्स गवर्न नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. इस वजह से हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो इस चीज़ को फुलफ़िल कर देता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि 128 पिकोमीटर आपकी बॉन्ड लेंथ आई ऑक्सीजन बॉन्ड की, ओके. तो स्टूडेंट्स, ये जो 128 पिकोमीटर जो बॉन्ड लेंथ आनी थी, वो किसी भी ल्यूइस स्ट्रक्चर से फुलफ़िल नहीं हो सकती थी. इस वजह से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अगर हम रेजोनेंस की बात भी करें तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है डबल हेडेड एरो से. तो किसी भी कंपाउंड्स के बीच में अगर आपको रेजोनेंस दिखाना है तो डबल हेडेड एरो दिखाना है, ओके. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं एक दो और कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोनेट आयन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, चूँकि आपके टेस्ट में कल सेम यही क्वेश्चन था. यू कैन सी हियर, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस टू कार्बोनेट आयन. तो आपको कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए उसको एक्सप्लेन करना है
कि इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है रेजोनेंस का। तो आप इजीली कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया कि ये जो इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको इक्वली बता पाएगा, ठीक है, जो कि उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर नहीं बता पाता था। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको इसमें सीधे कोशिश करनी है कि जब हम ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाते हैं तो इसका ऑक्टेट फुलफिल कर पाएँ, ठीक है, जहाँ पे भी हम चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स चूँकि कार्बोनेट आयन की बात है, सो इट विल बी CO3 माइनस माइनस। हमें 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज दिखाना है। निगेटिव चार्ज दिखाने का सेंस कि हम वहाँ पे उसके ऑक्टेट से एक्स्ट्रा वैलेंसी दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और निगेटिव चार्ज भी आपको यहाँ पे दिखाना है। यहीं पे अगर आप इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ऑक्टेट फुलफिल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हैं। डिफरेंट ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज को दिखाएंगे, या बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि हर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बार आपको डबल बॉन्ड दिखाना है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है तो हम ये स्ट्रक्चर पाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है तो हम ये स्ट्रक्चर पाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसका मेन हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जो रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज़ कर देता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर इसका यही है वो है स्टेबिलिटी। ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज़ कर देगा, ओके। एंड स्टूडेंट्स जो रेजोनेंस होता है एवरेज होता है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का एज अ होल, ओके। सो जो एनर्जी होती है कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं, चाहे O3 हो चाहे CO3 माइनस माइनस हो, वो रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है देन ईदर ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी। अगर हमें इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, इस तरह से आप इसको डैश लाइन से दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था तो हमने देखा था कि कैसे एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि आप यहाँ पे ही देख पा रहे हैं, अगर HF मॉलिक्यूल ही है तो इसमें आप जानते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से डाइपोल का जनरेशन होगा। डाइपोल के जनरेशन की वजह से, ठीक है, जो पोलराइजेशन हो जाएगा बॉन्ड्स का, उसी वजह से डाइपोल का जनरेशन होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। अगर हमें डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दैट मीन्स स्टूडेंट्स बेसिकली पहले ये जान लीजिए कि डाइपोल मूवमेंट अगर आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो उसे न्यू सिंबल से करना है, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। और इसको अगर हम मैथमेटिकली दिखाना है तो डाइपोल मूवमेंट will be equal to charge and product of distance of separation, that is product होगा Q चार्ज का और R distance of separation का, क्या, न्यू, ओके। और स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं, और ये एरो क्या होती है, क्रॉस एरो होती है। यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिखेगा और इधर हेड रहता है एरो की तरफ। और इसको जब भी आपको कंपाउंड में रिप्रेजेंट करना है तो आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव एंड होगा, अगर हम HF की ही बात करें तो हमें पता है फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एरो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की तरफ एरो रहेगा और हाइड्रोजन की तरफ क्या रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, ठीक है। इसे ही हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप बात कर रहे हैं HF मॉलिक्यूल की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चूँकि H फ्लोरीन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो फ्लोरीन की तरफ है और H की तरफ आपको ये क्रॉस दिख रहा है। वैसे ही अगर H2O मॉलिक्यूल की बात आप करते हैं स्टूडेंट्स, तो कभी कभी आपको एग्जाम में डाइपोल मूवमेंट पूछता है कि इसमें डाइपोल मूवमेंट है या नहीं। आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल दे देंगे, सपोज़ करिए आपको वाटर मॉलिक्यूल दे दिया और BeF2 दे दिया, और आपसे पूछता है कि इनमें से किस में डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर का डाइपोल भी ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इधर का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, दोनों समअप हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मिलेगा।
तो जो डाइपोल एक्सपेरिमेंटली पाया गया वो पाया गया 1.85, ठीक है। और इसको बेसिकली हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं डी से, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डब्ल्यू यूनिट। इसका न्यू निकल गया 1.85, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये सम अप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स वहीं पे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे कि BeF2 के केस में आप देख रहे हैं, बी आपका सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर फ्लोरीन की तरफ जाएगा, इस फ्लोरीन की तरफ जाएगा। इस केस में आप क्या देखेंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। आपको ये बताना था कि क्यों वाटर में बॉन्ड एंगल कम है अमोनिया के कंपैरिजन में। तो दोनों स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, चूँकि अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड स्टूडेंट्स, कार्बोनेट आयन का हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें आपको शेप्स बताने थे sp sp2 sp3 की, तो आप इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज़ के और इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर s है वो p के एक 1s और 1p कंबाइन किया तो ये क्या बना देगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरह से आप sp sp2 sp3 को डिफाइन करेंगे। और अगर शेप्स की बात करें तो sp के केस में आपको क्या शेप देखने को मिलता है, लीनियर शेप देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं BeCl2 है, B और ये Cl, तो इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा और ये ज्योमेट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप sp2 के केस में देख सकते हैं और sp3 में भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कंपाउंड को बना के। अगर हम CH4 की बात करें, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन इज, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़, इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इन स्पीशीज़ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताना है और स्टेबिलिटी बताना है। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में या 2-3 लेक्चर पहले हमने आपको बताया था कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कर लीजिए या आप सीधे चार्ज के बेस पे ही कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जितना निगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, जितना पॉजिटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे तो O2 2 निगेटिव सबसे लेस स्टेबल होगा, फिर इसके बाद आएगा O2 निगेटिव, फिर इसके बाद आएगा O2, उसके बाद आएगा O2 प्लस और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, O2 2 प्लस। स्टूडेंट्स बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाना होगा। अब अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं O2 की, तो आपको सीधे देखना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर हम O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ये मत देखिए कि यहाँ कहीं भी चार्ज नहीं है या कुछ नहीं है। अगर हम O2 की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, आपके पास 1s2 है, 2s2 है और 2p4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों तो पूरे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पेयर्ड रहेंगे, इसके भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पेयर्ड रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, 2 to 4 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 to 4, 4 + 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है 2s2 तक। अब स्टूडेंट्स बात आती है 2p4 की। तो 2p4 से जब दोनों ऑक्सीजन एटम के 2p4 कंबाइन करेंगे तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में स्टूडेंट्स 6 जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे बॉन्डिंग में फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन जो 7th और 8th हैं वो क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको बाकी के केस में एजम्पशन करके लगा देना है। हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर O2 की बात की जाए तो O2 पैरामैग्नेटिक होगा। स्टूडेंट्स हम लोग को
प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें दिमाग में लग जाती हैं। अगर O2+ की भी बात करें, अगेन पैरामैग्नेटिक होगा। ऊपर वाले को ही आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास 2 थे O2 के केस में, तो ये भी पैरामैग्नेटिक था। अब एक हो गया O2+ के केस में, ये भी पैरामैग्नेटिक है। जब O2 करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, मतलब नीचे सारे पेयर्ड होंगे। तो O2 आपका क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये हम बस ऊपर वाले मतलब जो पाई स्टार 2px 2py है और सिग्मा स्टार है उसके बारे में बता रहे हैं। इसी से आप सीधा अजम्पशन लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात होती है O2- की। तो O2 में आपको जनरल ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक ही बढ़ा है, यहाँ पेयरिंग होगी, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं O2 के स्टूडेंट्स, तो एक और बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगेन डायामैग्नेटिक। तो अगर बात की जाए O2 की, वो भी डायामैग्नेटिक होगा, O2 वो भी डायामैग्नेटिक होगा, बाकी सारे आपको क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। एट लास्ट स्टूडेंट्स आपसे बोल रहा है राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2। स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, इसका सॉल्यूशन हम आपको कल देते थे, हम आपको डायरेक्टली स्टूडेंट्स बता देते हैं कि आप कैसे इनके स्ट्रक्चर को बताएंगे। ठीक है, जैसा हमने पहले भी बताया था, आप जो है सीधे सीधे बॉन्ड्स बना लीजिए। अगर हमें SO3 बनाना है तो सल्फ़र ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार डबल बॉन्ड ऊपर दिखा दीजिए, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन के पास लेते आइए, तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप इसको इस बॉन्ड की तरफ लेते आइए। ठीक है, बाकी आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स फुलफ़िल कर देने हैं, ऑक्टेट फुलफ़िल करना है। यहाँ पे 4 बॉन्डिंग में 1 2 3 4, ये ऑक्टेट फुलफ़िल हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बॉन्डिंग में 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे आप करके आपको इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिलिंग कर देनी है। एक निगेटिव वाले का हम देख लेते हैं। अगर NO3- की बात करते हैं तो आपको किसी एक ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसी एक ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाना है, और एक ऑक्सीजन के साथ इसके पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसी डबल बॉन्ड को आप फ्लक्चुएट करके कभी इस ऑक्सीजन पे कभी इस ऑक्सीजन पे दिखा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।